Good morning, dear students. I hope you all are fine at your homes. आज हम हिंदी में गद्य खंड में सांवले सपनों की याद इस चैप्टर को रिवाइज करने जा रहे हैं, इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। पहले आपने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ा है, आज हम इसको रिवाइज करते हैं, रिवीजन क्लास है। तो सांवले सपनों की याद एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। संस्मरण मैं पुनः आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, जो स्मृति पर आधारित होता है उसे ही संस्मरण कहा जाता है। तो सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख को लेखक ने इस पाठ के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। सालिम अली अपने अंतिम सफ़र में सबसे आगे चलते हुए खामोशी से चले जा रहे हैं। भीड़ भाड़ तनाव युक्त जीवन से यह उनका आखिरी पलायन है। वह उस पक्षी के समान है जो जीवन का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है। अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देने के बाद भी हम उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, उसे पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। सालिम अली के अनुसार पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना भूल है, क्योंकि उनकी मधुर आवाज़ सुनकर कोई भी अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। सोता मतलब सोर्स, वो जो निकलता है स्रोत, सोता फूटता महसूस कर सकता है। सालिम अली इस धरती पर पैदा हुए मिथक के समान हैं। उनका मानना है कि इंसान गलती करता है नदी, झीलों, आबशारों को अपनी नज़र से, मानवीय नज़र से देखने की। अगर आप इनको अपनी नज़र से देखेंगे, प्रकृति को प्रकृति की नज़र से न देख करके आप मानवीय नज़र से देखेंगे, तो आप अपने अंदर रोमांच का सोता जो है उनका स्रोत नहीं फूट सकता, अर्थात आप आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। न जाने कब कृष्ण ने रासलीला रचाई थी, कब गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, लेकिन आज भी वृंदावन जाने पर ऐसा अनुभव होता है कि आज भी वहाँ कहीं कृष्ण और गोपियों की रासलीला रचाई जा रही है। आज भी वृंदावन जाने पर यमुना नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है। वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी से खाली नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से हमें भी सालिम अली हमेशा याद आएंगे। सालिम अली को 100 वर्ष पूर्ण करने में कुछ ही दिन शेष रह गए थे, लेकिन लंबी यात्राओं की थकान और कैंसर जैसी बीमारी के कारण वे उम्र की सती पूरी नहीं कर पाए। कहने का आशय, सालिम अली 100 साल में कुछ कम थे तभी उनकी मृत्यु हुई। और मृत्यु क्यों हुई? एक तो वृद्धावस्था और दूसरा उस पर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी। फिर भी जीवन के अंतिम क्षणों में वे पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत में लगे रहे। उनकी आंख पर चढ़ी दूरबीन इस समर्पण की गवाह थी जो उनकी मृत्यु के बाद ही उतरी थी, अर्थात अंतिम क्षणों तक वे अपने खोज करने के लिए, पक्षियों के प्रति खोज करने के लिए भटकते रहे। सालिम अली के समान शायद ही दूसरा कोई वर्ड वाचर हुआ हो। उनका व्यक्तित्व तो इतना जादुई था कि प्रकृति स्वयं ही उनके प्रभाव में आ जाती थी। उनके लिए प्रकृति रहस्यों से भरी हुई थी और वे हमेशा उसे तलाशने में रहते थे, उनकी तलाश करने में रहते थे। उनके इस कार्य में उनकी जीवन साथी तहमीना, जो कि बचपन में कभी उनकी सहपाठी भी थी, ने उनका हमेशा साथ दिया। एक बार सालिम अली प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर मिले थे। उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उनसे वो केरल की एक वैली है, साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता था, तो उस साइलेंट वैली को जो रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए अनुरोध लेकर के गए थे। प्रधानमंत्री चूँकि मिट्टी से जुड़े हुए इंसान थे, उनकी चिंता तथा प्रकृति से जुड़ाव देख करके उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। आज सालिम अली और चौधरी चरण सिंह जैसे लोगों का अभाव है, जिन्हें प्रकृति और पक्षियों की चिंता हो, ऐसे लोगों का अभाव है। उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा था। फॉल ऑफ ए स्पैरो इसलिए रखा था क्योंकि एक स्पैरो, एक चिड़िया, बचपन में के दिनों में
उनकी एयर गन से घायल होकर के गिर गई थी। तो उस चिड़िया के गिरने से उसके लहूलुहान खून को देख करके इनका मन परिवर्तित हो गया, इनका हृदय परिवर्तित हो गया और उसी दिन से इन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया कि अब अपना सारा जीवन पक्षियों के प्रति ही समर्पित कर दूंगा, पक्षियों के लिए ही समर्पित कर दूंगा। प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यासकार D.H. लॉरेंस को प्रकृति से गहरा लगाव था। उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने को कहा। तब उन्होंने कहा कि मेरे पति के बारे में मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया उनके बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा जानती है। अर्थात मैं पत्नी हूँ, जीवन संगनी हूँ, लेकिन मुझसे बेटर कौन जानती है? वो छत पर बैठने वाली गौरैया। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं बता सकती। बचपन में सालिम अली की एयरगन से नीलकंठ वाली गौरैया घायल हो गई थी। उस दिन के बाद से उनके मन में पक्षियों के प्रति जो लगाव उत्पन्न हुआ, जो प्रेम उत्पन्न हुआ, उन्हें आजीवन खोज के नए नए रास्तों की ओर ले जाता रहा और वे लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जीवन को जिंदगी का एक प्रतिरूप बने रहे, एक मूर्ति बने रहे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय एक सागर बन के उभरे थे। जो लोग सालिम अली के स्वभाव से परिचित हैं, उन्हें उनकी मृत्यु के बाद ऐसा महसूस होता है कि मानो वे पक्षियों की खोज में निकले हैं और शीघ्र ही गले में एक लंबी अपनी दूरबीन, वही अपना सामान लिए और खोजपूर्ण नतीजों के साथ, खोजपूर्ण रिजल्ट्स के साथ, फैक्ट्स के साथ लौटेंगे। लेखक इसी उम्मीद में है कि एक न एक दिन सालिम अली अवश्य लौट आएंगे। उसे ऐसा भ्रम है, वो आज भी दिशाओं की ओर देख रहा है कि काश सालिम अली कहीं से तो लौटे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये चैप्टर, ये टॉपिक सांवले सपनों की याद, इस कहानी को पढ़ा, इस संस्मरण है इसको पढ़ा। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने फैक्ट्स थे जो आपके लिए नेसेसरी था, ज़रूरी था, वो मैंने इसमें बताया। कुछ भी एक भी पॉइंट इसमें अनटच नहीं है। अगर आप इसके बावजूद डिटेल में पढ़ना चाहें तो एक वीडियो इसके पहले है। और आज की ये रिवीजन क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।